नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अवैध बूचड़खानों को बंद करने और धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी जिला अधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और नगर आयुक्तों को अवैध बूचड़खानों को तुरंत बंद करने और धार्मिक स्थलों के पास मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लागू करने के निर्देश दिए हैं। 2014 और 2017 में जारी आदेशों का हवाला देते हुए योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि अवैध पशु वध और धार्मिक स्थलों के पास मांस की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। इस फैसले को प्रभावी बनाने के लिए जिला अधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियां बनाई गई हैं। इनमें पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुपालन विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे। ये प्रतिबंध 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के दिन लागू होगा। इस दिन पशु वध और मांस की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। यूपी नगर निगम अधिनियम 1959, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 और 2011 के प्रावधानों के तहत योगी सरकार ने अधिकारियों को उल्लंघन करने वालों पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव शनिवार को पार्टी नेता अब्बास हैदर द्वारा लखनऊ में आयोजित इफ्तार में शामिल हुए। ये आयोजन लखनऊ के एक निजी होटल में आयोजित किया गया था। सपा अध्यक्ष ने इस दौरान प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, लेकिन यूपी का हाल पूछने के लिए कोई नहीं है। सिर्फ भगवा पहनने से कोई योगी नहीं हो जाता। अखिलेश ने सीएम योगी पर सीधा हमला करते हुए आगे कहा कि यूपी में इस समय 30 मार खां सरकार है। कोई भी सवाल पूछो तो जवाब 30 में ही आता है। आज भी महाकुंभ खत्म होने के बाद प्रयागराज में थानों और सार्वजनिक जगहों पर 1000 से अधिक परिवारों ने अपने बिछड़ों की तस्वीरें लगा रखी हैं। अखिलेश ने कहा कि कोई व्यक्ति सिर्फ भगवा पहनने से नहीं बल्कि अपने विचारों से योगी होता है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने शनिवार को कहा कि उनके देश के लिए चीन को एक अच्छे मित्र के रूप में देखना महत्वपूर्ण है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ को दिए एक इंटरव्यू में मोहम्मद यूनुस ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम चीन को अपना अच्छा मित्र माने। उन्होंने उम्मीद जताई कि बांग्लादेश और चीन के द्विपक्षीय संबंध एक नए चरण में प्रवेश करेंगे। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि हमारे रिश्ते सालों से काफी मजबूत रहे हैं। हमारा व्यवसाय भी काफी मजबूत है और हमें चीन के साथ सहयोग से फायदा मिलता है। चीन ने जो भी हासिल किया है उससे बांग्लादेश में हर कोई प्रेरित है। बता दें कि मोहम्मद यूनुस ने यह बात ऐसे समय में बोली है जब उन्होंने अपनी चीन यात्रा के दौरान तीस्ता प्रोजेक्ट में चीनी कंपनियों को शामिल होने का न्योता दिया है। ऐसे में कई विश्लेषक इसे भारत के लिए झटके के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि तीस्ता नदी परियोजना भारत और बांग्लादेश के बीच काफी समय से एक प्रमुख मुद्दा रहा है। फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह हमास गजा में संघर्ष विराम के उस नए प्रस्ताव के लिए तैयार हो गया है जिसके तहत 5 और बंधकों को रिहा करने और इसके बदले 50 दिन के युद्ध विराम की बात है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा के बाहर के हमास के सबसे वरिष्ठ नेता खलील अल हैया ने कहा कि हमास ने मध्यस्थता निभाने वाले कतर और मिस्र के समझौते को लेकर भेजे गए मसौदे को मंजूरी दे दी है। वहीं इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय की ओर से भी कहा गया है कि उसे भी ये प्राप्त हुआ है और उन्होंने इसको लेकर प्रतिक्रिया भेज दी है। माना जा रहा है कि नए समझौते पर दोनों पक्ष सहमत हो जाते हैं तो ये ईद पर लागू हो सकता है। आपको बता दें कि नए संघर्ष विराम समझौते को लेकर ऐसे समय में चर्चा चल रही है जब इस्राएली सेना गजा में आए दिन हवाई हमले कर रही है और रफा में जमीनी ऑपरेशन चला रही है। म्यांमार में शुक्रवार को आए भूकंप में अब तक 1600 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि भूकंप की तीव्रता 7.7 थी। भूकंप के झटके में थाईलैंड में भी एक बहुमंजिला इमारत गिर गई थी जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। 50 लोग अभी भी लापता हैं और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक म्यांमार के मांडले में भी एक भूकंप से ध्वस्त इमारत के मलबे में 90 लोग फंसे हुए हैं। रेड क्रॉस और कई अन्य सामाजिक सहायता समूह बचाव और राहत कार्य में जुटे हैं। म्यांमार के सैन्य शासन ने अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील की है। म्यांमार में आए भूकंप के बाद भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत वहां मदद भेज रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के मुताबिक
118 सदस्यों वाली इंडियन आर्मी फील्ड हॉस्पिटल यूनिट आगरा से मांडला के लिए शनिवार को रवाना हुई। यह टीम म्यांमार के लोगों को फर्स्ट एड और आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं देने में मदद करेगी। इसके अलावा भारतीय नेवी के जहाज INS सतपुरा और INS सावित्री के जरिए 40 टन मानवीय सहायता भेजी गई है। म्यांमार में बचाव कार्यों में मदद के लिए भारत की ओर से शनिवार को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की 80 सदस्यों की टीम भी म्यांमार रवाना हुई। BRS MLC के कविता ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना विधानसभा में OBC आरक्षण विधेयक पारित हो चुका है। हम मांग करते हैं कि भाजपा इस विधेयक को राज्यपाल और राष्ट्रपति की मंजूरी तुरंत दे ताकि तेलंगाना राज्य में 42% आरक्षण OBC विधेयक लागू हो सके। तेलंगाना OBC लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और हम उनके साथ हैं, इसीलिए अब केंद्र भाजपा के पाले में है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि भाजपा इस विधेयक को तुरंत पारित करे। चंडीगढ़ की एक अदालत ने शनिवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की पूर्व जज जस्टिस निर्मल यादव को 2008 के भ्रष्टाचार के मामले में बरी कर दिया है। आपको बता दें कि CBI की ओर से उनके और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया था। एडिशनल स्पेशल जज अलका मलिक की स्पेशल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। बता दें कि जस्टिस निर्मल यादव जो उस समय हाई कोर्ट की जज और पूर्व न्यायिक अधिकारी थी, उनके खिलाफ मामला अगस्त 2008 में शुरू हुआ था, जब हाई कोर्ट की एक अन्य जज जस्टिस निर्मलजीत कौर के आवास पर 15 लाख रुपए से भरा एक बैग पहुंचाया गया था। जस्टिस कौर के चपरासी ने मामले की सूचना चंडीगढ़ पुलिस को दी थी, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। अभियोजन पक्ष के मुताबिक हरियाणा के पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल संजीव बंसल के क्लर्क द्वारा दिया गया पैसा जस्टिस यादव के लिए था, लेकिन 2 जजों के नाम में समानता के कारण यह गलती से जस्टिस निर्मलजीत कौर के आवास पर पहुंच गया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.